वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि कुछ दिनों से मेरी कुछ जो तबीयत है वो ठीक नहीं चल रही है, मैंने आपको बता भी दिया था। इसकी वजह से आपकी इंग्लिश की क्लास भी नहीं हो पा रही है और जो रिवीजन क्लास है वो भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन आपकी जो साइंस की क्लास है वो आपकी कंटिन्यू है और कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है, चाहे किसी भी प्रॉब्लम में हम आ जाए। लेकिन आपकी साइंस की क्लास है वो बिल्कुल नहीं रुकेगी, वो आपकी क्लास है वो कंटिन्यू बिल्कुल चलती रहेगी, ठीक है। तो हमने जो कल की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन के जो नियम थे उनको बता दिया था, ठीक है। समतल दर्पण पर किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया था और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करके बताया था कि समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी जो दूरी होती है वो वस्तु की समतल दर्पण से होती है, ठीक है। इसको मैंने आपको एक तरह से प्रूव करके भी बता दिया था, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको करवा दिया था जो आपकी बुक में दे रखा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में, यानी कि स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको प्लेन मिरर बता दिया, समतल दर्पण बता दिया, तो इसी प्रकार से यदि किसी दर्पण को यदि एक खोखले गोले के रूप में माना जाए, ठीक है, यानी कि उसकी शेप को यदि वक्र बना दिया जाए यानी कर्व शेप बना दी जाए तो उससे निर्माण होता है एक गोलीय दर्पण का, ठीक है, यानी कि स्फेरिकल मिरर का निर्माण होता है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, किस प्रकार से इनके द्वारा जो नियम परावर्तन के नियम है वो फॉलो किए जाते हैं, सबके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यदि आज आपकी क्लास है हो सकता है कि थोड़ी छोटी रह जाए, ठीक है, जब तक मेरे से बोल पाएगा, मैं जब से बोलता रहूँगा, ठीक है, आपको समझा पाऊँगा तब तक आपकी क्लास चलेगी। और नहीं मुझे लगेगा कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं आपकी क्लास है वो थोड़ा ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। हम अपन क्या है फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए तो फिर चैप्टर नंबर आपका 9 चल रहा है फिजिक्स पार्ट का, जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट, ठीक है। इसमें मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे एक परावर्तक पृष्ठ हो गया, इस परावर्तक पृष्ठ पर यदि एक किरण आपतित होती है, ठीक है, आपतित होने के बाद उसी माध्यम में क्या होती है वापस से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। और यह किरण का आपतन के बाद परावर्तन होना यानी कि किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद परावर्तन होना क्या कहलाता है, यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके मैंने आपको नियम बता दिए थे कि जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है और अवलंब होता है, ठीक है, वो तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए यानी कि एक ही बिंदु पर उपस्थित होने चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपतित किरण है वो अवलंब के साथ जितने कोण पर झुकी रहती है और जो परावर्तित कोण है वो अवलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण आई और कोण आर के वैल्यू भी मैंने आपको बता दी थी कि ये बराबर होनी चाहिए। तो यही होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको समतल दर्पण के बारे में बताया था, ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में बताया था, और आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में यानी कि स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। देखिए फिर आखिर गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनकी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म आपको याद रखनी होती है, मैंने आपको हमेशा बताया, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ। चलिए फिर देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि क्या गोलीय दर्पण है, तो देखिए कोई भी दर्पण होता है वो परावर्तक जो पृष्ठ होता है उनका जो रिफ्लेक्टर जो सरफेस होती है, ठीक है, उस पर ही डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है, इसके साथ साथ उसकी शेप पर यानी कि उसकी ज्यामिति पर ये निर्भर करता है। तो गोलीय दर्पण हम किसे कहेंगे, ऐसे दर्पण यानी कि ऐसे मिरर, ऐसे दर्पण जिनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्लेक्शन जो सरफेस होती है वह कैसी होती है, वह वक्रीय होती है। वक्रीय यानी कि कर्व शेप की होती है, कर्व शेप होती है, ठीक है, वक्रीय होती है, वक्रीय होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे दर्पण जिनकी जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, वक्रीय होता है, ठीक है, गोलीय होता है। कैसा होता है, गोलीय होता है, गोलीय होता है, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, उनको गोलीय दर्पण कहा जाता है। ये जो गोलीय दर्पण होते हैं एक खोखले
एक एक खोखले गोले के क्या होते हैं, भाग होते हैं, ठीक है, भाग होते हैं। और इनसे जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इनसे जो किसका निर्माण होता है, इनसे जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का जो इनसे निर्माण होता है वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है इस वक्रीय पृष्ठ पर, इस वक्रीय पृष्ठ की प्रकृति पर यह निर्भर करता है, यह वक्रीय पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। वक्रीय पृष्ठ को इंग्लिश में कहा जाता है कर्व्ड शेप, इसको कहा जाता है, ठीक है, कर्व्ड शेप इसको कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं, ऐसे दर्पण जिनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है कैसा होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। इसके साथ साथ इससे जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो निर्भर करते हैं इसके जो परावर्तक पृष्ठ है, इन गोलीय पृष्ठ है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और इन गोलीय दर्पण को हम एक किसी भी खोखले गोले का भाग मान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक क्या हो जाता है, देखिए एक स्फीयर बन जाता है, ठीक है, एक गोला बन गया। इसको यदि हम इस तरह से काट दिया जाए, इसको यदि इस तरह से काट दिया जाए तो ये वाला जो पोर्शन बचता है, ये वाला जो पोर्शन होता है वो एक गोला बन सकता है। देखिए कैसे बन सकता है, ये गोलीय दर्पण ये बन जाता है, ठीक है। इस तरह की शेप बन गई तो क्या होगा, एक गोलीय दर्पण ये बन जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, गोलीय दर्पण के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, वक्रीय होता है, यानी कि कैसा होता है, गोलीय प्रकार का होता है। अब इनके देखते हैं इनके प्रकार, इनके टाइप कितने होते हैं। तो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है अवतल दर्पण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्वेक्स। क्या कहा जाता है इसको, इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्वेक्स, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा कॉनकेव मिरर। इनको आपको हिंदी इंग्लिश और दोनों में याद रखना है। अवतल दर्पण को कहा जाता है कॉनकेव मिरर और दूसरा दर्पण का जो प्रकार है वो है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर है वो उत्तल दर्पण को कहा जाता है। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। इनका जो हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं वो उनकी परावर्तक पृष्ठ के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि पहला दर्पण है, पहला दर्पण देखते हैं। पहला दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव जो शेप है। तो अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है, देखिए कॉनकेव लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए इनको आप किस तरह से याद रख पाएंगे मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। पहले आप इनकी एक बार डेफिनेशन देख लीजिए कि अवतल दर्पण किसे कहा जाता है। ऐसे दर्पण जिनका धसा हुआ भाग, ये आपको याद रखनी है टर्म, इनका धसा हुआ परावर्तक का कार्य करता है, जिनका धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है वो क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं। इसी की हम दूसरी लैंग्वेज में यदि इसकी हम परिभाषा बनाएं तो देखिए ऐसे दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाती है, परावर्तक पॉलिश कर दी जाए। तो ये दोनों प्रकार की जो परिभाषा बनती है वो बनती है अवतल के लिए, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए बनती है, इनकी कॉनकेव मिरर के लिए बनती है। क्या परिभाषा बताई कि ऐसे दर्पण जिनका किस प्रकार से, ऐसे दर्पण जिनका धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। देखिए ये एक दर्पण हो गया, ऐसे दर्पण जिसका धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है, ठीक है, धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। देखिए इस दर्पण का धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य कर रहा है, देखिए इस दर्पण का धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य कर रहा है, ठीक है। इससे प्रकाश कर जाती है और यहाँ से परावर्तन होकर क्या वापस इसी माध्यम में लौटा जाती है, ठीक है। तो ऐसे दर्पण जिनका धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो अवतल दर्पण कहलाते हैं। और ऐसे दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर क्या कर दी जाती है, परावर्तक पॉलिश कर दी जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो पॉलिश की जाती है वो की जाती है सिल्वर, इसके साथ साथ एल्यूमिनियम की पॉलिश की जाती है,
एल्यूमिनियम की क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कोई करंट जाती है, कब फोकस पे आएगी, कब कहाँ से जाएगी। तो अभी तो आपको देखना है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अवतल दर्पण होता है इस तरह का शेप का होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कॉनकेव लिखा हुआ, तो केव का मतलब होता है घुपा, से आप याद रख सकते हो। घुपा कैसी होती है, इस तरह की घुपा होती है। ठीक है, तो घुपा होती है, इसका ही अंदर वाला भाग होता है। ठीक है, ये घुपा का अंदर वाला भाग होता है, धसा हुआ भाग, इससे आप याद रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ऐसी जो शेप दिख रही है, इस तरह की जो शेप दिख रही है अंदर की साइड से, वो क्या है, वो अवतल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ से और आगे पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण की बात करते हैं। दूसरा दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। दूसरा दर्पण है उत्तल दर्पण है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है। तो देखिए इसके क्या गुण है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो इसके बारे में हम बताएंगे कि ऐसे दर्पण जिनका, ये बिल्कुल अवतल का उल्टा है, जिनका उभरा हुआ भाग या कह सकते हैं कि बाहरी भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कार्य करता है। ठीक है, वो दर्पण क्या कहलाते हैं, वो दर्पण उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर कहलाते हैं। इसकी यदि दूसरी परिभाषा देखें तो देखिए ऐसे दर्पण जिनके धसे हुए भाग पर या कह सकते हैं अंदर वाले भाग पर क्या कर दी जाती है, परावर्तक पॉलिश कर दी जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो उत्तल दर्पण कहलाते हैं। देखिए आप इससे समझोगे। अभी देखिए मैंने क्या बताया, जिनका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। तो इस प्रकार से देखिए जिनका ये, ठीक है, ये देखिए ये उभरा हुआ भाग है, क्या है, ये उभरा हुआ भाग है। तो इस प्रकार से रे जाती है, यहाँ पर इस प्रकार से रे जाती है। ठीक है, टकरा के वापस इसी माध्यम में लौट आती है। ठीक है, इसी माध्यम में लौट आती है, ये जाती है और ये वापस आती है। तो क्या हुआ कि इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। देखिए उत्तल दर्पण मैंने आपको क्या बताया, जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है, तो ये कौन सा दर्पण बन जाता है, उत्तल दर्पण बन जाता है। दूसरी परिभाषा देखिए, जिसका धसा हुआ भाग या अंदर वाला भाग होता है, परावर्तक पॉलिश होती है। देखिए इसके धसे हुए भाग पर या धसे हुए भाग पर, इसके धसे हुए भाग पर क्या की गई है, परावर्तक पॉलिश की गई है। परावर्तक पॉलिश किसकी की जाती है, सिल्वर या एल्युमिनियम की पॉलिश की जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, जिसके धसे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश की जाती है उत्तल दर्पण, और जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है उत्तल दर्पण। ठीक है, आपको यही याद रखना है। मैंने आपको याद रखने के लिए कुछ बताया था, जैसे कॉनकेव होता है, केव शेप का होता है, घोपा की शेप का होता है, तो इस प्रकार से बनेगा, यानी कि इसका जो धसा हुआ भाग है वो परावर्तक का कार्य करेगा। ठीक है, और जस्ट इससे उल्टा हो जाता है, ये इस प्रकार की शेप बनाता है, ये इस प्रकार की शेप बनाता है कि जिसका उभरा हुआ भाग क्या करता है, परावर्तक का कार्य करता है, वो होता है उत्तल। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताने वाला हूं कि जो जितने भी दर्पण हैं, ठीक है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, तो इनकी मैं शब्दावली यानी कि इनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, इनकी शब्दावली के बारे में बताने वाला हूँ कि कहाँ पर दर्पण का, किसी भी दर्पण का कहाँ पर ध्रुव होता है, क्या मुख्य अक्ष होता है, क्या वक्रता केंद्र होता है, क्या वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, फोकस क्या होता है, फोकस कहाँ पर होता है, उत्तल का फोकस कहाँ पर होता है, अवतल का फोकस कहाँ पर होता है। ठीक है, इन सब की मैं बात करने वाला हूँ। एक बार मैं ये रफ कर देता हूँ और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, दर्पणों की, ठीक है, शब्दावली है दर्पणों की, उनको मैं आपको अवतल और उत्तल दोनों के साथ आपको डिफ्रेंशिएट करके बताता हूँ। ठीक है, इससे आप आसानी से समझ पाओगे। चलिए मैं इस साइड लिख देता हूँ अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इस साइड लिख देता हूं मैं
उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखनी है, ठीक है। इसकी मैं शेप बता देता हूँ। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा दूर बनाता हूँ, यहाँ पर देखिए इस तरह से। जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा तो किस प्रकार से करेगा, इस तरह से, ठीक है। मैंने 3 रेज यहाँ पर बना दिए इस प्रकार से, ठीक है। जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा वो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। और जिसके उभरे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश होगी वो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने अवतल दर्पण की ये क्या चित्र बना दिया, ठीक है, इसका डायग्राम बना दिया। उत्तल दर्पण की बात करें, जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा इस प्रकार से। जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। इसकी भी मैं आप यहाँ पर 3 रेज मैंने इसकी भी यहाँ पर बना दी है, ये गई, ठीक है। जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा उत्तल दर्पण, और जिसका धंसा हुआ भाग जिस पर परावर्तक पॉलिश की जाएगी, ठीक है, वो क्या होगा, उत्तल दर्पण। यहाँ पर क्या बताया था, जिसके उभरे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश की जाएगी क्या होगा, अवतल दर्पण। तो ये तो हो जाता है मेजर डिफरेंस, ठीक है, इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखिए एक बात और है, अवतल दर्पण के साथ जब इसकी हमको बेस्ट एक्यूरेट प्रेक्षण लेने होते हैं, यानी कि बेस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण की जो बाहरी सतह होती है इस पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाती है। तो इस अवतल दर्पण को कहा जाता है अग्र विलेपित दर्पण, ठीक है। अग्र विलेपित दर्पण इसको कहा जाता है। यदि इंग्लिश में बात करें तो फ्रंट कोटेड मिरर इसको कहा जाता है, ठीक है। ये कब बनाया जाता है, अवतल दर्पण ही होता है ये, ठीक है। इसको कब बनाया जाता है, जब हमको एक्यूरेट क्या करने, ऑब्जर्वेशन करने, यानी कि हमको यथार्थ, ठीक है, हिंदी में इसको लिखते हैं यथार्थ प्रेक्षण लेने होते हैं, ठीक है, एक्यूरेट प्रेक्षण लेने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस अवतल दर्पण की बाहरी भाग पर क्या करते हैं, परावर्तक पॉलिश कर देते हैं। अंदर वाले भाग पर नहीं करते, ठीक है, इसके बाहरी भाग पर परावर्तक पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं किसी भी दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ध्रुव, ठीक है। तो ध्रुव होता है जो ये वक्र पृष्ठ होता है, किसी भी दर्पण का जो वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है, देख लीजिए, डेफिनेशन लिख देता हूं। किसी भी दर्पण के जो वक्र पृष्ठ होता है, इस वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ठीक है, ध्रुव कहलाता है। तो इसका जो मध्य बिंदु हो गया वो ये हो गया, इस दर्पण का मध्य बिंदु हो गया ये हो गया, ठीक है। इसको हम O से डिनोट करते हैं, ठीक है, O से डिनोट करते हैं, ओके। तो किसी भी वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी गोलीय दर्पण होते हैं, ठीक है, एक खोखले गोले के भाग होते हैं। तो ये जो दर्पण होते हैं किसी ना किसी खोखले गोले के भाग होंगे, ठीक है। इस प्रकार से एक दर्पण जो पूरा का पूरा एक गोला होगा, ठीक है, उस गोले का एक भाग हो जाता है। तो इस गोले की जो त्रिज्या होगी, ठीक है, इस गोले की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, इस गोले की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, वो वक्रता त्रिज्या होगी। हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या की क्या बताया था कि खोखले गोले की त्रिज्या, खोखले गोले की त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। कौन सा खोखला गोला, जिससे दर्पण बना हुआ है, जिससे दर्पण बना हुआ है, ठीक है। तो आपको दोनों में याद रख रहे हैं, ये क्या है, अवतल दर्पण। तो इस प्रकार से इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है, इस प्रकार से इसकी त्रिज्या होगी वो क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या होगी वो वक्रता त्रिज्या होगी, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र भी वही होगा, उस खोखले गोले का केंद्र, खोखले गोले का केंद्र। कौन सा खोखला गोला, जिससे दर्पण बना हुआ है, जिससे दर्पण है वो बना हुआ है, ठीक है।
तो ये एक पूरा खोखला गोला हो गया जिससे दर्पण का निर्माण होता है। उसका केंद्र हम यहाँ पर मान लेते हैं, तो ये हो जाता है वक्रता केंद्र। इसको C से डिनोट किया जाता है। किससे? इसको C से डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार से इस गोले का ये इस प्रकार से ये कर्व घूम के जा रहा है, ठीक है। यदि इसको हम ऐसे ऐसे बनाएं, एक गोला बनाएं, ऐसे बनाएं, तो इस गोले का केंद्र कहाँ पर होगा? इस गोले का केंद्र अवतल दर्पण में, तो आपको याद रखना है वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या होती है वो दर्पण के सामने स्थित होती है, यानी कि लेफ्ट वाले पोर्शन पर होती है। और उत्तल दर्पण को पर आपको याद रखना है ये होती है इसके सामने नहीं, इसके पीछे स्थित होती है, दर्पण के पीछे स्थित होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनकी शेप ही इस प्रकार की होती है, ठीक है। क्योंकि केंद्र कब बनेगा? जब इससे हम एक पूरा गोला बनाएंगे और इससे यदि गोला इस प्रकार से बनेगा तो इसका केंद्र बनता है यहाँ पर। इससे यदि गोला बनाते हैं तो इसका पूरा गोला बनाते हैं तो इसका केंद्र बनता है यहाँ पर। इसी कारण अवतल दर्पण के जो वक्रता केंद्र और त्रिज्या होते हैं वो सामने स्थित होते हैं, और उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और जो त्रिज्या होती है वो उसके पीछे स्थित होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैं आपको अच्छे से समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है। चलिए, तो इसका मैं यहाँ पर केंद्र बना लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे ले जाता हूँ, ठीक है। पीछे की तरफ यहाँ पर लेकर गया मैं यहाँ पर, और ये हो गया C, ये हो गया C। तो ये हो जाता है वक्रता केंद्र, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र हो गया। अब हम बात करते हैं कि वक्रता त्रिज्या की यदि हम बात करें, किसकी बात करें? वक्रता त्रिज्या की यदि हम बात करें तो देखिए कि जो वक्रता केंद्र होता है और इससे जो ध्रुव तक की जो लंबाई होती है ये क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि वक्रता त्रिज्या जो एक खोखले गोले की त्रिज्या होती है जिससे दर्पण बना हुआ है उसकी लंबाई होती है वो वक्रता केंद्र। इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो लंबाई होती है वो वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी के क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। यानी कि OC बराबर होगा इस गोले की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? OC बराबर होगा। देखिए, और एक बात और आती है मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष कौन सी होती है ये आपको याद रखना है। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष क्या होते हैं? देखिए, किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र, ये आपको याद रखना है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। ये आपको याद रखना है कि इस दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पर हो गया ध्रुव, तो इसको मिलाने वाली ये रेखा क्या होगी? ये होगी मुख्य अक्ष। क्या होगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसी प्रकार ये आपको याद रखना है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये यहाँ पर मुख्य अक्ष हो जाता है, ठीक है। इसमें भी ये आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण में जो मुख्य अक्ष होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के पीछे स्थित होते हैं कि राइट पोजीशन पे होते हैं, और अवतल दर्पण में ये सभी के सभी लेफ्ट में होते हैं कि दर्पण के सामने स्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं फोकस केंद्र की। फोकस केंद्र, देखिए, जब किसी भी दर्पण पर, तो देखिए दोनों तरफ से बताता हूँ, दोनों दर्पण से आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ कि फोकस केंद्र कहाँ पर स्थित होगा और किस प्रकार से स्थित होगा। देखिए, अवतल दर्पण पर क्या होता है? अवतल दर्पण की हम बात करें, यदि हम अवतल दर्पण पर एक किरण पुंज, ठीक है, एक किरण पुंज जो कैसा होता है? जो मुख्य अक्ष के समांतर होना चाहिए, ठीक है। देखिए, मैंने आपको 3 किरण पुंज यहाँ पर बनाए हैं, 3 किरण पुंज, ठीक है, 3 किरण पुंज, 3 किरणें बनाई हैं, ठीक है। जो कैसी है? जो ये मुख्य अक्ष है इसके पैरेलल है, इसके समांतर है। इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने बनाई है 3। और तल दर्पण की बात करें तो, ठीक है, 3 हो गई। कैसी है? मुख्य अक्ष के समांतर होने चाहिए, आपको याद रखना है, ठीक है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें होती हैं, इस अवतल दर्पण के टकराने के बाद वो एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती है। यानी कि क्या होती है? एक बिंदु पर कॉन्वर्ज हो जाती है, आपको याद रखना। अभिसारित का मतलब होता है कि एक ही बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है, जैसे कि वो यहाँ पर आके इकट्ठी हो गई, तो इस प्रकार से टकराती है, ठीक है, यहाँ पर आके इकट्ठी हो जाती है। ये वापस से उसी माध्यम में आती है तो यहाँ पर टकरा गई, ये वापस से इसी माध्यम आती है तो यहाँ पर टकरा जाती है, तो एक बिंदु बनता है यहाँ पर, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें, तो ये क्या होती है? इससे टकराती हैं
और उत्तल दर्पण पर जो किरणपुंज होती है, किरणें होती है जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, वो इससे टकराने के बाद हो जाती हैं अपसारित हो जाती हैं। क्या हो जाती है? अपसारित हो जाती हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये किरणें होती है अभिसारित होती हैं, अभिसारित यानी कि कॉनवर्ज होती हैं, ये आपको होता है। इसका मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। और उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण पर ये होती हैं अपसारित। देखो दोनों शब्द हैं, अभिसारित और अपसारित। अपसारित का मतलब होता है इंग्लिश में डाइवर्ज, इसका मतलब होता है कि फैल जाना यानी कि बिखरना, ठीक है। तो ये किस प्रकार से फैलेंगी? इस प्रकार से बिखर जाएंगी। इस प्रकार से क्या होती है? इस प्रकार से देखिए ये ऐसे चली जाएगी और इसी प्रकार से ये वाली है जो ये तो वापस आएगी और ये वाली है वो ऐसे, ये ऐसे बिखर जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से परावर्तित हो जाती है। लेकिन यदि इनको हम पीछे मिरर की पीछे की तरफ बढ़ा के देखें तो ये बढ़ा के देखें तो क्या होता है? इनको यदि बढ़ा के हम पीछे देखते हैं, इसको हम पीछे बढ़ा के देखते हैं, देखिए पीछे हमने इसको बढ़ा के देखा तो पीछे बढ़ा के देखने पर ये एक बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है? एक बिंदु पर ये मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, ठीक है। यानी कि एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। तो आपको याद रखना उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है? दर्पण के पीछे होता है। कहाँ पे होता है? दर्पण के राइट में स्थित होता है कि दाएं तरफ स्थित होता है। अब हम बात करें इस अवतल दर्पण की तो अभिसारित होती है, एक बिंदु पर टकराने के बाद क्या होती है? इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अभिसारित होना। तो ये क्या कहलाता है? ये इसका फोकस कहलाता है। किसका फोकस? अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है इस दर्पण के कहाँ होता है? सामने होता है, सामने हो गया। और इसके साथ साथ कहाँ पर हो गया? बाएं भाग में होता है, यानी कि लेफ्ट वाले पोर्शन पर होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी होती है किसकी? अवतल दर्पण की और उत्तल दर्पण की, ठीक है। देखिए और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो वक्रता केंद्र और फोकस की दूरी और फोकस की दूरी और ध्रुव की दूरी ये बराबर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वक्रता केंद्र होता है, जो वक्रता से वक्रता त्रिज्या लिख सकते हैं, जो वक्रता त्रिज्या है वो कहाँ से कहाँ से होता है? वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दुगनी होती है किससे? फोकस दूरी से। फोकस दूरी, वो फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। अब फोकस दूरी मैंने आपको बता दिया, फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी होती है, वो फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर एक और आता है फोकस केंद्र हो गया, तो एक और आता है फोकस दूरी। यानी कि ध्रुव से, किसी भी दर्पण के ध्रुव से और इस फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी हो जाती है, ठीक है। फोकस दूरी भी उत्तल में क्या होगी? पीछे की तरफ होगी और अवतल में आगे की तरफ होगी। ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी हो जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या होती है वो बराबर होती है 2 गुणा में फोकस दूरी, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, ठीक है। इसको मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, इसको मैं आपको प्रूव करके कल बताऊंगा, ठीक है। आज मेरे से इतना ही पढ़ाया जाएगा। आज मैंने आपको क्या बता दिया? आज मैंने आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों पढ़ा दिए, ठीक है। इनके गोलीय दर्पण के बारे में बताया, इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है, इनके डायग्राम को समझा दिए। इनके डायग्राम में आपको क्या याद रखना है? जिसका धसा हुआ भाग, अंदर वाला भाग परावर्तक का कार्य करता है अवतल दर्पण, और जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है उत्तल दर्पण, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण में सब कुछ पीछे बनता है, ठीक है। यानी कि इसमें फोकस भी पीछे होता है, वक्रता केंद्र भी पीछे होता है, यानी कि क्या होता है? राइट वाले पोर्शन पे होता है। और अवतल दर्पण में सब कुछ दर्पण के आगे होता है कि लेफ्ट वाले पोजीशन पे होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फोकस के बारे में आपको बता दिया। फोकस क्या होता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती हैं तो उत्तल में तो क्या होता है? वो एक बिंदु पर क्या होती है? उत्तल में क्या होता है? वो अपसारित हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन उनको यदि पीछे की तरफ, दर्पण के पीछे की तरफ बढ़ाकर यदि हम देखें तो वो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो वो तो हो गया दर्पण के पीछे बना हुआ फोकस बिंदु होता है, वो होता है उत्तल का। अवतल की हम बात करें तो वो एक बिंदु पर अभिसारित होती है, कि इकट्ठी हो जाती है, जो होता है दर्पण के सामने, ठीक है। तो ये आपको बातें याद रखनी है, ठीक है। आज की क्लास है वो इतनी ही हो पाएगी। अब कंटिन्यू करेंगे हम कल की नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिसमें मैं इससे आगे पढ़ाने वाला हूं। जो मैंने आपको ये बताया कि वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का दुगना होता है, ठीक है। इसको मैं आपको प्रूव करके बताने वाला हूं।
ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो दर्पण होते हैं, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उनसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो कैसे होता है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोग बहुत कम लोग शेयर करते हो इस सेशन को, ठीक है, बहुत कम बच्चे देख पाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और बच्चे हैं हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो हमारे साथ जुड़ पाएँ। ओके तो जैसे ही तबीयत ठीक होगी अपनी क्लासें अच्छे से ढंग से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, करीब वो हो जाएगी वीडियो करीब 12 या 1 बजे आएगी, आपको दिख जाएगा चैनल पेज पर। ठीक है, हम लाइव क्लास करेंगे इसमें। ठीक है, लाइव सेशन देने वाला हूँ, कुछ आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ मन की बात है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते हो सर एसएसटी की क्लास कब होगी, सर संस्कृत की क्लास है वो कब होगी। ठीक है, तो इनके भी जवाब मैं आपको देने वाला हूँ कि आखिर ये क्लास है वो क्यों नहीं हो पा रही है, और मैं इंग्लिश की क्लास है वो भी क्यों कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उस वीडियो को आप देखना मत भूलना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको अटेंड करना। लाइव आके मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, करीब 12 बजे स्टार्ट होगी या फिर 1 बजे के लगभग ये स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एक बड़ी अपडेट है एक तरह से चैनल की, समझ लीजिए। ठीक है, कि हमें जो ये आपके लिए जो सब्जेक्ट है वो क्यों अवेलेबल नहीं करवा पा रहे, हिंदी की क्लास है क्यों स्टार्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर हमारी सच्चाई क्या है। ठीक है, तो कुछ बातें हैं आपसे शेयर करनी है। ओके, हो सकता है कि आपको अच्छी लगे, हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगे, लेकिन मैं तो आपको हमेशा, देखो पहले भी मैंने आपको एक बात बोली है कि आपको पढ़ाई करनी है, चाहे आपको कहीं से भी कोई भी पढ़ाई करवाए। ठीक है, देखिए इस चैनल से पढ़ाई करिए चाहे किसी और चैनल से पढ़ाई करिए, लेकिन आप पढ़ाई ज़रूर करिए। मैंने आपको पहले भी ये कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, देखिए बात ऐसी है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों को पढ़ाना है। यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, हमारी बातें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, आपको लगता है कि सर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं या पढ़ाना नहीं जानते, जो भी कुछ आप लोग समझते हो, यदि ऐसा आपको लगता है तो आप वहाँ से पढ़िए जहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेशन मिल रही है। ठीक है, जहाँ की बातें आपको समझ में आती हैं। तो मैं बिल्कुल भी फोर्स कभी भी किसी बच्चे को नहीं करता हूँ कि आप यहाँ पर आके पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप पढ़िए ज़रूर। अपना टाइम बिल्कुल ख़राब मत कीजिए, क्योंकि टाइम है वो काफ़ी कीमती है। यदि आज आप टाइम ख़राब करोगे तो आने वाले टाइम पे आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक रहेगा। ठीक है, अभी से टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए कि हमको कम टाइम में किस प्रकार से ज़्यादा तैयारी करनी है। देखिए वैसे भी आपकी क्लास है वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, स्कूल आपके अभी भी नहीं खुल पा रहे, अभी कब खुलेंगे उसका भी आपको पता चल जाएगा जब भी कोई अपडेट आएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं तो आपको हमेशा पहले भी बोला था, आज भी बोलता हूँ कि आप कहीं से भी पढ़िए, वहाँ से पढ़िए। जैसे कि देखिए अभी जैसे और क्लासें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, तो आप कहीं और से देख लीजिए। इसकी वैसे इसके बारे में आपके से चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, आज तो अभी तो मैं इतना ही रखता हूँ, अभी आपकी मैथ की क्लास भी होने वाली है, उसके बाद लाइव आके हम बात करते हैं। ठीक है, आप अपनी कुछ परेशानी बताना, मैं भी कुछ अपनी आपकी परेशानी बताता हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं उसी क्लास में। तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है ठीक से तरीक़ा से। ठीक है, तबीयत इतनी अभी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो जैसे ही अच्छी होगी कोशिश करेंगे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करने की। लेकिन देखिए हमने साइंस और मैथ से स्टार्ट किया था, तो आपकी साइंस और मैथ तो हमेशा चलेंगी, तो इस प्रकार ठीक है, इसके लिए तो आपको परेशान नहीं होना है। आप 2 सब्जेक्ट का तो सोच सकते हो कि 2 सब्जेक्ट है वो आपको कंटिन्यू चलने वाली है। ठीक है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन आपकी ये 2 सब्जेक्ट है वो आपकी आएंगी। ठीक है, तो इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो लोग नए नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको अवेलेबल हो सके। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सके, वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएँ।
क्योंकि अभी भी स्कूल नहीं खुल रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ताकि उनको ये वीडियो मिलेगी, वो पढ़ाई कर पाएंगे, उनको लगेगा कि उनको समझ में आ रही है, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उनकी मदद कीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आप वीडियो को शेयर किए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसमें हम इस चैप्टर में आगे पढ़ाने वाले हैं। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शानदार तरीके से अपने घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।